हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे और हमेशा की तरह बढ़िया बने रहेंगे। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन है। ठीक है, यह टॉपिक लिया गया है इतिहास भाग 2 अध्याय 9 से। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम उपनिवेशवाद के समय के देहांत और सरकारी दस्तावेज में हमें उस दौर की ग्रामीण जिंदगी के बारे में बताते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके लिए बेहद काम का साबित होगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको आगे आने वाली सभी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, अब बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया और बढ़िया ही रहेंगे। आज का जो विषय है हमारा वो 9th है, 9वां चैप्टर हम इतिहास भाग 2 का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उपनिवेशवाद और देहात सरकारी और अभिलेखों का अध्ययन। जो ये सरकार है वो अंग्रेजी टाइम की बात कर रहे हैं, अंग्रेज टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा हम किसकी बात में बात कर रहे हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। ठीक है, कहाँ स्थापित किया था? बंगाल में स्थापित किया गया। क्या किया गया था? औपनिवेशिक। यही वह प्रांत था जहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधित अधिकारों की नई व्यवस्था तो नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया गया था। यानी सबसे पहले जो बंगाल में औपनिवेशिक शासन कराया गया, और फिर उसके बाद ग्रामीण और समाज को पुनर्व्यवस्थित करना और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था, नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयास में किया गया था। ठीक है, हम आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। 1793 में ईस्ट मरारी बंदोबस्त। कौन? ईस्ट मरारी बंदोबस्त बंगाल के राजाओं और तालुकादरों के साथ लागू किया गया। यानी जो जो औपनिवेशिक था वो कब लागू किया गया था? 1793 में। ठीक है, और किसके नेतृत्व में किया गया था? ईस्ट मरारी बंदोबस्त बंगाल के राजाओं और तालुकादरों के साथ लागू किया गया था। उस समय कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। इन्हें जमींदार कहा गया और उनका कार्य सदा के लिए एक निर्धारित कर का संघर्ष किसानों से करना था। इसे सूर्यवंश विधि भी कहा गया। ठीक है, कंपनी जमींदारों को पूरी महत्वपूर्ण देती थी, यानी बहुत ज्यादा मानती थी, किंतु उनकी शक्तियों को सीमित करना चाहती थी। यानी जो जमींदार थे उनकी शक्तियों को अपने पास लाना चाहती थी। यानी ठीक है, जमींदारों की सेना टुकड़ों समाप्त कर दी गई। जो मजदूर हुआ करते थे जमींदारों के पास, तो उनको क्या गया? टुकड़ों में बांट दिया। टुकड़ों में क्या किया? उसको बांट दिया। ठीक है, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। जमींदारों से स्थानीय न्याय और पुलिस की शक्ति छीन ली गई। यानी जो लोग न्याय कर लेते जमींदार, उनकी शक्ति छीन ली और पुलिस की शक्ति छीन ली, जो उनके पास वो काम करते थे। कचहरी को कलेक्टर के अधीन कर दिया गया। जो कचहरी हुआ करती थी वो किसके अधीन कर दिया गया? कलेक्टर के अधीन कर दिया गया। कलेक्टर संभालेगा उसको। ठीक है, जमींदारों द्वारा समय पर राशि जमा न करने के कई कारण थे। यानी जो जमींदार थे वो राशि को जल्दी से जमा नहीं करते थे, उसके कई कारण उन्होंने बताए अपने बारे में। ठीक है, प्राथमिक मांगे बहुत ऊंची थी। यह मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी, जब कृषि की उपजाऊ की कीमती नीची थी। यानी जो 1790 में जो था वो उन्होंने कृषि लागू किया गया था। ठीक है, कर लेना था वो
1790 के दशक में लागू लागू किया गया। और फिर उसके बाद जो कृषि का था उसका जो उपजाऊ जो भूमि हुआ करती थी, जो अनाज पैदा हुआ करता था, उसका जो था वो कीमतें नीची थी, मतलब वो सही से फरोख्त नहीं कर पा रहे थे बाजार में। ठीक है, इनकी शक्ति राजस्व इकट्ठा करना वह उसके प्रबंध तक सीमित था। यानी जो जमींदार है वो सिर्फ इतना इकट्ठा करे कि अपने परिवार को सही से गुजारा करा सके, उतना सिर्फ वो रख पाता। जमींदार अपनी जमीन को नीलामी से बचाने के लिए, जो जमींदार थे वो अपनी जमीन को बचाने नीलामी से बचाने के लिए क्या क्या उपयोग में लाया करते थे। जमींदारों को घर की महिलाओं के नाम करवा देते थे। आज भी ये ज्यादातर देखा जाता है कि अधिकतर जो प्लॉटिंग होगी वो लेडीज के नाम होगी। ठीक है, आज भी हमारे समाज में देखा जाता है, कई बार ऐसा होता है। अपने ऐड के माध्यम से नीलामी में जोड़ तोड़ करते थे, एजेंट के माध्यम से, यानी जो डीलर हुआ करता है उसके माध्यम से ऊंच नीच करते थे प्लॉटिंग में। ठीक है, अपने लेटरों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को बोली लगाने से रोकते थे, यानी जो उनके जो वो हुआ करते थे सिपाही, उनके थ्रू उनको रोका करते थे। जानबूझकर ऊंची बोली लगाते तथा बाद में खरीदने से इनकार कर देते हैं। जो बाद में जो थे वो खरीदने से इनकार कर देते, कौन? जमींदार। पहाड़ियां राममहल राजमहल सॉरी पहाड़ियां राजमहल पहाड़ियों के जंगल में रहते थे, झूम खेती करते थे। कौन सी खेती करते थे? झूम खेती करते थे। और खाने के लिए क्या लेकर आते थे? महुआ। महुआ एक फूल है जिसका नाम महुआ है, उसका फूल लेकर आया करते थे, उसको भोजन में अपने अंदर ग्रस्त कर लेते थे, ग्रहण कर लेते थे। और बचने के लिए रेशम की कीड़े पालते थे, यानी जो वो हुआ करते थे वो बेचने के लिए क्या करते थे? पैसा तो आना ही होगा, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज के लिए पैसा महत्वपूर्ण योगदान है। एक जीवन के लिए जब तक पैसा नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर पा सकता। तो इसलिए वो जो बेचने के लिए क्या पालते थे? वो रेशम की कीड़ों को पालते थे। ठीक है, लकड़ियों से काठ कोयला बनाते, इमली और आम के पेड़ आश्रय स्थल थे। पूरे प्रदेश को यह अपनी निजी निजी भूमि मानते थे, यानी जो प्रदेश था उसको पूरी निजी माना करते थे, भूमि को अपनी मानते थे। ठीक है, जब स्थायी कृषि का विकास हुआ, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पहाड़ी और स्थायी कृषि के बीच झगड़ा प्राप्त हुआ। जो पहाड़ के लोग हुआ करते थे और कृषि जो हुआ करते थे, जो किसान हुआ करते थे, उन दोनों में झगड़ा प्रारंभ हुआ और वे नियमित रूप से गांव पर हमला बोलने लगे। और जो पहाड़ के लोग थे वो गांवों पर हमला करने लगे और ग्रामवासियों से अनाज और पशु छीन झपट कर ले जाने लगे। यानी जो थे वो लोगों का, जो गांव के लोग थे उनसे क्या छीन लेते थे? पशु और अनाज छीन लिया करते थे। अंग्रेज अधिकारियों ने 1780 के बाद पहाड़ियों लोगों के दमन के लिए कूटनीति अपनाई, यानी उनको मारने की अपने अंदर भावना पैदा की और फिर उनको लाठीचार्ज कराई अपनाई और इनका शिकार और संहार करने लगे। ठीक है, 18वें दशक के आसपास संथाल लोग बंगाल में आने वाले जमींदारों के यहाँ बांडे पर काम करते थे, यानी किराए पे काम करते थे, नौकरी करते थे। अंग्रेजों ने उनका उपयोग जंगल की सफाई के लिए किया। वह भूमि ताकत लाकर जोतते हल इनकी पहचान थी। आज भी देखा जाता है कि कई पार्टियां हल उनका पहचान है, तथा ये स्थायी कृषि में विश्वास करते थे, यानी जो समय पर कृषि होती है उस पर वे विश्वास करते थे। ठीक है, अंग्रेजों ने 1832 तक जमीन की काफी बड़ी क्षेत्र को समित करके इसे संस्थाओं की घोषित इस क्षेत्रों को दमीन दमीन ई कोई का नाम दिया। यानी अंग्रेजों ने इस जमीन को साफ कर लिया कि काफी क्षेत्र तक को उन्होंने 1832 के दशक तक उन्होंने काफी जमीन को साफ कर लिया। फिर उसके बाद उसका जो नाम दिया दमीन ए कोई, यानी दमन के साथ उन्होंने जमीन को हासिल किया। ठीक है, का नाम दिया। इनके अनुदान कर दिया। पत्र में यह शर्त थी कि उनकी दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्ष के भीतर जोतना था। यानी जो लोगों ने जमीन उनको अंग्रेजों को दी थी उस वक्त 10 साल के अंदर अंदर जमीन को
जोतना भी था। ठीक है। 1855 1856 में स्थानियों ने विरोध कर दिया। इसके प्रमुख कारण कारण थे। नंबर एक पाएगा संस्थानों की जमीन पर सरकार द्वारा भारी कर लगा जाना, यानी टैक्स लगा जाना। उसकी वजह से लोगों ने सरकार का विरोध स्टार्ट कर दिया। ठीक है। सरकार द्वारा ऊंची ब्याज दर वसूला तथा कर्ज न अदा करने की स्थिति में जमीन पर कब्जा कर लेना था। यानी जो जमींदार कर्ज नहीं देता, यानी टैक्स नहीं देता, तो उसको जमीन को सरकार अपने अंदर ले ली करती थी। ठीक है। तो जो सरकार थी उस पर कब्जा कर लिया करती थी, जो टैक्स नहीं दिया करते थे। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारा समझ में आ रहा होगा। सुपा पूना जिले का एक बड़ा गांव था। यानी जो सुपा है वो एक पूना जिले का बड़ा गांव था। एक विपणन केंद्र मंडी जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। यही यही 12 मई 1875 की ग्रामीण इलाकों में किसानों ने विरोध कर दिया। साहूकारों के वही बातें क्षणपत्र की जला दी। ठीक है। इसके ढक्कन का विरोध किया। ये जो विरोध हुआ था वो ढक्कन का विरोध इसको कहा गया। ठीक है। अब देखो इसमें ये कहा गया है कि बम्बई ढक्कन में जो रासव प्रणाली जो थे वो लागू की गई थी। कहाँ? बम्बई में। बम्बई ढक्कन के नाम में प्रभावित किया गया था। ठीक है। उसे रेतवाड़ी जो रियायतवाड़ी था कहा गया। यह रिकॉर्डो के सिद्धांत पर आधारित था। ये किसके सिद्धांत पर आधारित था? रिकॉर्डो के सिद्धांत पर आधारित था। इसमें सरकार ने रियायत के साथ बंदोबस्त किया था। यानी जो रियायत थी उसके साथ क्या किया था? बंदोबस्त भी किया था। तथा कर को समय समय पर पुनर्विभाजित क्या किया था? पुनः निर्धारित किया गया था। यानी पुनः निर्धारित किया गया था, दोबारा भी दे सकते हैं, उसको ज्यादा करके दे सकते हैं ब्याज के तौर पर। ठीक है। उसको ब्याज में शामिल किया जा सकता है। अमेरिका में 1861 में गृह युद्ध छिड़ गया। कब गृह युद्ध छिड़ गया? 1861 में। कहा? अमेरिका में। तो ब्रिटेन के पास जो कपास हुआ करती थी, ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में तहलका मच गई। जो ब्रिटेन के जो कपास थे उनमें तहलका मच गई, क्योंकि अमेरिका से कपास आयात मुश्किल हो गई थी। मतलब अमेरिका से जो थी वो कपास ब्रिटेन तक जा नहीं पा रही थी। तो इसलिए जो ब्रिटेन के लोग थे उसमें उन्होंने एकदम हंगामा मच गया उस चीज का। ठीक है, कि हमारे पास कपास नहीं आ रही। उस वक्त अमेरिका में 1861 में ग्रेजुएट छोड़ने की वजह से वो कपास ब्रिटेन को दे नहीं पा रहा था। ठीक है। इसी कमी की पूर्ति भारत से अधिक मात्रा में कपास का आयात करके लिया गया। यानी जो भारत से उन्होंने कपास अधिक ली, फिर उसका आयात करके मूल्य दाम पर बेच दिया उसको। ठीक है। इसके लिए भारतीय किसानों को कपास के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया, यानी बहुत सम्मान से उनको देखा गया। समूहकारों द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया गया। यानी जो ऋण था उसको उपलब्ध कराया गया, यानी किससे? भारत से। ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। 1865 के आसपास जब अमेरिका गृह युद्ध समाप्त हुआ, जो 1861 में गृह युद्ध हुआ था अमेरिका का। ठीक है। तो समाप्त कब हुआ? 1865 में। यानी 4 साल तक गृह युद्ध छिड़ता रहा। तो उस वक्त जब गृह युद्ध खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तो अमेरिका में फिर से कपास का उत्पादन हुआ। जो अमेरिका में तो पहले भी कपास ब्रिटेन से जो अमेरिका जा रही थी। ठीक है। तो फिर अमेरिका ने फिर कपास ब्रिटेन को देना शुरू किया। फिर उस वक्त जैसे भारत से निर्यात में कमी आ गई, निर्यात व्यापारी और साहूकार यानी छोटे तबके जमींदार किसानों को दीर्घावधि ऋण देने से इनकार करने लगे। उसी समय रेड़वाड़ी जो क्षेत्र था में कर का फिर से निर्धारित कर दिया, यानी फिर उसको लागू किया, जिसे नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। यानी 50 से 100 तक उसको बढ़ा दिया गया। किसानों
अपने को ठगा महसूस करने लगे, यानी हम तो ठग चुके हैं, अब हमारे पास, हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारे पास रहने और खाने के लिए भी कुछ भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, महसूस करने लगे, जो धक्कन विद्रोही का कारण बना, यानी जो धक्कन है वो विरोध का कारण बना। एक जंग भारत में जब भी हुई थी, ब्रिटिश क्या बोलते, अंग्रेजों और भारतीय लोगों के अंदर एक उस वक्त भी एक लड़ाई का सामना करना पड़ा था उस वक्त। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। इतना हार्ड चैप्टर नहीं है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, सारा बहुत ही इजली चैप्टर है, बहुत ही हेल्दी वीडियो बननी है इस पे। ठीक है, इतिहास से या राजनीतिक विज्ञान से आपको किसी भी चीज से आपको डाउट हो तो बेझिझक होकर MS अकेडमी 334 को आप एक बार वीडियो देखेंगे तो ओबियसली आपको सारा डिटेल में समझ में आ जाएगा। उम्मीद भी करता हूं कि आपको CBSE में 12th क्लास में आर्ट्स वाले बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आया है MS अकेडमी 334। इस पे हर बच्चे का स्वागत है, बट सबसे पहले आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको लाइक करना पड़ेगा। जो आने आने वाले समय समय पर जो आपको वीडियो मिलती रहेंगी उससे आपको लाभ भी मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई जुराई की बात नहीं है। जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऑब्वियसली आगे को आने वाली जो वीडियो होंगी आपको अपलोड आपके चैनल पर ऑब्वियसली आ जाएंगी, फिर आप उसको देखेंगे, फिर देख कर जो आप करेंगे एग्जाम में 100 में से मैक्सिमम 70 मार्क्स इस वाले प्लेटफॉर्म से आपने पढ़ा तो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, अभी सिर्फ हम वन शॉट दिख रहे हैं, जल्दी हम नेक्स्ट मंथ में रिवीजन का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, और कुछ नया सीखने के लिए आपको इस चैनल पर डेली डेली मिलता रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं संथाल विद्रोह को। संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण किया कर दिया। ठीक है, इसके लिए 5,500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर तथा वीरभूम जिले से लिया गया, यानी बिहार से लिया गया। ठीक है, 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के रूप में कपास का आयात 3/4 अमेरिका से आता था, यानी जो 3/4, 1, 2, 3, 4, यानी इतना परसेंट अमेरिका से आता था, 3%, 1% भारत से आया करता था, यानी 1% अमेरिका से था। 1%, 1% जो था वो अमेरिका से आ रहा था। अमेरिका से आया करता था। ठीक है, उस वक्त 1865 के बाद की बात है। 1860 के दशक में 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के रूप में कपास का आयात 3/4 अमेरिका से आता था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया के क्रियाकल्पों के विषय पर 5वीं रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया जो क्रियाकल्पों के विषय में जो आता था वो 5वीं रिपोर्ट 1813 के दशक में संसद में पेश की गई थी। ठीक है, भारत उस वक्त सोने का चिड़िया बोला जाया करता था, मगर इस वक्त ब्रिटेन ने हमको लूटा, फिर ब्रिटेन ने अपने देश को एक डेवलप बनाया। ठीक है, फारिस बुकान एक चिकित्सक था, यानी जो फ्रांसिस बुकानन बुकान बुकान कन कन आएगा, बुकन एक चिकित्सक थे। ठीक है, जो बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 1815 भारत आए, 1794 में, और 1815 में वो कब आए, भारत आए। ठीक, पहाड़ियों लोग खाने के लिए मुआ के फूल, देखो मैंने पहले भी बताया था आपको, अभी हमने पहले पढ़ा था, मुहा के फूल इकट्ठे करते थे खाने के लिए। पहाड़ी जो लोग हुआ करते थे वो किसका प्रयोग करते थे, मुहा के फूल के इकट्ठा करते थे। जो समूहिकार संस्थानों से ऊंचे दर पर ब्याज वसूलते थे, यानी जो समूहकार जो थे वो स्थलों में दर से ब्याज वसूलते थे, उन्हें
संस्थल आदिवासी टीकू कहकर संबोधित करते थे। यानी जो फल खाया करते, ओ सॉरी, जो ब्याज वसूलते थे वो संथल संथल आदिवासी टीकू कहते थे, यानी जो ब्याज समेटते थे। ठीक है, आई होप आपको पूरा क्लियर ही समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ इस बारे में।